हेलो एवरीबॉडी, मैं आपका अपना शुभिया आज क्लास 9 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पीवाई को लेके आया हूँ। 8 क्वेश्चन है, 100% 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा, डिटेल में बताऊंगा। और अगर आपको नोट्स की नीड होगी तो आप मेरे को बता देना, मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यहाँ आप देखोगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने से पहले हम ऑलरेडी पार्टीशन झेल चुके हैं। अब पार्टीशन आप देखोगे, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो उस समय 5 लाख लोग मारे गए। और पार्टीशन के समय हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी काफी बेकार हो गई। सोशल डाइवर्सिटीज भी हमें देखने को मिलता है पार्टीशन के दौरान। और उसके बाद यहाँ पर रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इतनी बेकार सिचुएशन के अंदर हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टार्ट करते हैं 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट होता है। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पक्का आपका वन वर्ड में आ सकता है कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया। अच्छा मुझे ये बताओ आप कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने बना लिया, लेकिन 26 जैन 1950 को इंप्लीमेंट क्यों किया? जब उस समय बन गया था तो इतने लेट में क्यों किया? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो फटाफट मुझे कमेंट में आप बताओगे। सेकंड क्वेश्चन क्या बेटा, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई? तो याद रखना, हमारे यहां बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाई सर? यहां लिखोगे कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा? क्योंकि हमारे यहां आपको मालूम है 6 फंडामेंटल राइट्स है। अब 6 फंडामेंटल राइट्स का जब एक्सप्लोइटेशन अगर कोई भी व्यक्ति कर रहा हो, ठीक है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। एंड हेंसफोर्थ इसीलिए बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32। इसको याद रखना आप। थर्ड क्वेश्चन क्या बेटा, व्हाट आर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आप देखोगे हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट पावर रखता है, ठीक है, भले ही नाम मात्र का हो लेकिन पावर थ्योरीज तो उसके पास भी है। तो पहला जितना भी एग्जीक्यूटिव काम होता है वो आप देखोगे पार्लियामेंट के थ्रू ही होता है। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी पॉलिसीज है, ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स है वो आप देखोगे प्रेसिडेंट के साइन पर ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर भी है, इनके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है। और आप देखोगे लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी आप देखोगे इन्हीं के पास है। लेकिन ये सारा काम जो है आप देखोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही डिस्कस करने के बाद ही हमें देखने को मिलता है कि ये करते हैं, ठीक है। इनके पास कोई भी अपनी अथॉरिटी नहीं है जो अपना इंडिपेंडेंस काम कर सके, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो इनकी हेल्प करते हैं। हमारे यहाँ आर्टिकल 74 है, तो ये कहता है कि वट एवर द प्रेसिडेंट डज वर्क बट दे कैन टेक द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी ये काम करेंगे पहला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ के ही करेंगे, हमारे आर्टिकल 74 ये बोलता है। उसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका कि एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का जो फंक्शन है वो क्या है? आपको मालूम है इलेक्शन कमीशन क्या काम करता है? इलेक्शन कमीशन पहला आप देखोगे इलेक्शन की डेट को कंडक्ट करवाता है, पहला। सेकंड है कोड ऑफ कंडक्ट। अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? अगर आपको पता है तो फटाफट आप कमेंट में मेरे को बताइएगा। थर्ड आप देखोगे कि वोटर लिस्ट को रिन्यूड करना, मतलब वोटर लिस्ट को तैयार करना, ये भी काम होता है। और इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करवाना, ये भी इलेक्शन का काम होता है। और जितने भी हमारे यहाँ ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि आप देखोगे हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के समय, ठीक है। और वो सारे ही आप देखोगे इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं, ना कि गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ हम देखोगे इलेक्शन कमीशन जो है तमाम कार्य करता है। अगर हम बात करें कि द जुडिशरी इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन कंट्री। तो आप देखोगे हमारे यहाँ जुडिशरी जो है, जिसको इंडिपेंडेंस जुडिशरी भी कहते हैं, हमारे जुडिशरी के अंदर देखोगे 3 टाइप का, पहला सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हमारे यहाँ एक आर्टिकल भी आप चाहो तो लिख सकते हो, आर्टिकल है 124 लेकर 147
7 समथिंग है कुछ, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल है, आर्टिकल में आर्टिकल ज़्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ देखोगे जो हमारा जुडिशरी होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो इंडिपेंडेंस होता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर भी होता है, ठीक है। अगर मान लो गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसीज निकालती है, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, हमारे फंडामेंटल के अगेंस्ट है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट एक्शन ले सकता है और गवर्नमेंट को कह देता है कि आपकी जितनी पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, ये सारी पॉलिसीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उनको वो नन एंड अवॉइड भी कर सकता है, ठीक है, यानी उसको इम्प्लीमेंट करने से भी रोक सकता है। और सेकंड देखोगे ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनका प्रोटेक्शन भी करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 32 जो है वो आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का आपका एक्सप्लोइटेशन हो रखा है तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रिटेट भी कर सकता है, यानी इस पे अपनी टिप्पणी भी कर सकता है, ठीक है। और कौन सा लॉज जो है हमारे फंडामेंटल के अगेंस्ट है, कौन सा नहीं, उसकी जांच करता है कौन, आपका जितने भी जुडिशरी है वो सारे, ताकि हमें आसानी से हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका एक्सप्लोइटेशन ना हो और हम उसका यूज कर सकें। इसीलिए आप देखोगे जो हमारा जुडिशरी होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंस जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है। अगर हम बात करें कि डिटरमाइन द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, तो कैबिनेट मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर में क्या डिफरेंस है आज आपको मालूम मिल जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं 65 प्लस मेंबर्स होते हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसमें आपके 15 प्लस मेंबर्स होते हैं। हम देखेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी लाइक आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, आपके फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं उनको क्या करता है एक साइड रख लेता है, ठीक है, और यही कहलाते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर। अब कैबिनेट मिनिस्टर क्या करता है, ये हमारी पॉलिसीज को देखता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है, ठीक है। और उसके बाद ये जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको स्टार्ट करता है, गवर्नमेंट की हेल्प करता है, ठीक है, ये तमाम काम करता है आपका कैबिनेट मिनिस्टर्स। हम बात करते हैं अब डिस्कस द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। आपको मालूम है हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसके पास भी क्या है, इमरजेंसी पावर है। तो कुछ इमरजेंसी पावर आपको याद होनी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है, कुछ आर्टिकल के साथ इसको याद करना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये बेटा आपको आर्टिकल याद करना है, ठीक है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 क्या होता है, ये होता है आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, यानी देश के अंदर अगर कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है, ठीक है, जहां पर आपके प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगानी पड़ रही है, ठीक है, तो आर्टिकल 352 के तहत वो लगाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 356, इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी स्टेट के अंदर जो सीएम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं करता, तो गवर्नर एक लेटर लिख के देता है प्रेसिडेंट को और कहता है कि यहाँ का सीएम है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 है बेटा इकोनॉमिक इमरजेंसी। ये इकोनॉमिक इमरजेंसी है, यानी आपका इकोनॉमिक इमरजेंसी पर इसको लगाया जाता है आपका आर्टिकल 360, ठीक है। ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। उसके बाद क्या है, उसके बाद हु लीड द स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थाइड स्टेट। अब यहाँ देखोगे आपको मालूम है कि आपका नेल्सन मंडेला ने ही क्या किया, अपार्थाइड सिस्टम, पता है क्या होता है, अपार्थाइड सिस्टम होता है कि यहाँ पर कलर के बिहाफ पर हम देखते हैं भेदभाव जो इंग्लिश मैन है वो क्या करते थे, ठीक है। तो आपको मालूम है साउथ अफ्रीका है वो व्हाइट और ब्लैक कम्युनिटी में बटा हुआ था, जो व्हाइट मैन है वो ब्लैक मैन के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते थे उनके कलर के बिहाफ पर, इसलिए इनको कहा गया क्या उस सिस्टम को अपार्थाइड सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे नेल्सन मंडेला जो है बहुत ज्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया, 28 ईयर्स जो है वो जेल में भी रहे, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे जब इसको एंड किया गया अपार्थाइड सिस्टम को, तो पहले साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आप देखोगे कि जो जितने भी व्हाइट मैन है उन्होंने क्या किया कि ब्लैक लोगों के लिए अलग एरिया दे दिया,
ठीक है, जो कि काफी बेकार एरिया था, और व्हाइट मैन अपने आप को सुप्रीम मानते थे और जितने भी ब्लैक मैन है वो उनको इंफीरियर मानते थे, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया, उनको एक अलग प्लेस दे दिया, वो वहां पर रहते थे। और जितने भी ब्लैक मैन है उनको जॉब करने के लिए, कहीं भी जाने के लिए व्हाइट मैन से ही परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी। उनको एक सेग्रीगेशन वर्ड आएगा जहां पर उनके टॉयलेट्स हैं, इवन उनको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी रखने का कोई फ्रीडम नहीं था, ठीक है। उनको बिल्कुल ही सेपरेट कर रखा था, उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के इलाके में क्या किया, ब्लैक लोगों को बिल्कुल सेपरेट कर दिया। उनका अपना एक बाथरूम होगा, शौचालय होगा, ठीक है, अपना एक मेथड होगा, ठीक है। और वो काफी इंफीरियर बोलते थे इंग्लिश मैन इनको, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे इनके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रखने का फ्रीडम नहीं था। आप देखोगे एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जब बनाया गया तो उसका भी इन्होंने विरोध किया, कहा कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिलता है हमारे साउथ अफ्रीका के अंदर, और नेल्सन मंडेला जो है इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, और उनका स्ट्रगल लिटरली आप देखोगे साउथ अफ्रीका के अंदर एक इंडिपेंडेंस लेकर भी आया है, ठीक है। तो आज इतना ही काफी है, अब मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।